जिस कंपनी का सीपीयू होगा, जैसे मीडियाटेक का सीपीयू है, तो मैंने कोई कंपनी नहीं दर्शाया क्योंकि सबका नेटवर्क सेक्शन लगभग सेम होता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन सबका सेम ही होता है, सेम आईसी होती है, 2G को जितने वोल्ट की वो उसमें होते हैं। जैसे इसमें 9 और 10 नंबर पे 3.7 का लाइन होता है 2G आईसी में, तो हर एक आईसी में 9 10 में ही होगा। 7 नंबर पे बॉल में 1.8 वोल्टेज होता है, तो 7 नंबर के लाइन में 1.8 ही वोल्टेज होगा। 7 नंबर के लाइन पे 1.8 वोल्टेज ही होगा। 4G आईसी की बात करते हैं तो 8 नंबर पे 3.7 होगा, तो 8 नंबर पे ही सारी आईसी पे 3.7 वोल्टेज होगा। 7 नंबर पे 1.8 वोल्टेज होगा, तो 7 नंबर पे ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई कंपनी का नाम नहीं डाला यहाँ पे कि मीडियाटेक या क्वालकॉम। देखो फिर नेटवर्क काम कैसे करता है। सबसे पहले आईसी को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो वोल्टेज की। ठीक है, और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बैटरी कनेक्टर 1 बजे तक घर में निकला, 1 बजे बाद वो ले चला जाएगा। मैं तब जाके आता हूँ काम। ठीक है, चेयरमैन कोई रहते हाथ लाएगा नहीं। सूरज किमोने ने मैं बस ना कुर्सी ले बोला फिर गाड़ी डिग्गी खोल अबे दे दे गाड़ी दे दे जल्दी ले जाओ। नहीं गाड़ी दे डिग्गी कौन आती है बोल बात बीत गई। वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इसको चाहिए 2G आईसी को 2 वोल्टेज चाहिए। एक चाहिए, कौन सा चाहिए, 3.7 वोल्टेज। यहाँ पे मैंने बी बैड या बीपीएस तो लिखा नहीं, क्योंकि ये 3.7 चाहिए, चाहे बीपीएस दे चाहे बी बैड दे, उसको वोल्टेज से मतलब है। ये वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाता है तो आप बैटरी कनेक्टर से दे दो या कहीं से भी दे दो, जहाँ पे मिल बोर्ड में मिले आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, वहीं से उठा के जब कर देते हैं। एक वोल्टेज होता है 1.8 होता है जो पावर आईसी वोल्टेज बना के देता है। कौन देता है, पावर आईसी। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज कौन बनाता है, पावर आईसी। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, इसकी भी रिक्वायरमेंट वोल्टेज की ही होगी। क्या होगी, वोल्टेज की भी होगी। इसमें 7 नंबर पे 1.8, 8 नंबर पे 3.7। यहाँ पे 4G आईसी की बात करते हैं तो 4G आईसी को 2 ही वोल्टेज नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 4G आईसी की बात करते हैं तो 4G आईसी के अंदर 2 वोल्टेज नहीं चाहिए, एक वोल्टेज और होता है जो कि 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर। ये होता है बोर्नियर के हिसाब से एपीटी पावर वोल्टेज बोलते हैं या बीपीए पावर बोलते हैं। मैं अपने हिसाब से बोलता हूं इसको आरएफ पावर वोल्टेज, आरएफ पावर, एपीटी पावर या बीपीए पावर, ये बोर्नियर में लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है, एपीटी पावर या बीपीए पावर। तो समझ जाना कि एपीटी पावर या बीपीए पावर का नाम अगर बोर्नियर में दिया जा रहा है तो ये सिर्फ स्पेशल 4G आईसी के लिए दिया गया है। किसके लिए, स्पेशल 4G आईसी के लिए ही दिया गया। इसका यूज तब होता है जब ये वोल्टेज तभी यहाँ पे एक्टिवेट होता है जब हम सिम डालते हैं। सिम डालते हैं जैसे ही 4G नेटवर्क का आता है, अब ये नेटवर्क ये इसका जो वोल्टेज होता है ये 1 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट से लेकर समथिंग 4.5-5 वोल्ट बनाता रहता है। 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट से लेकर 4.5-5 वोल्टेज बनाता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है जब हम नेटवर्क के नजदीक आते हैं, यानी किसी एरिया के नेटवर्क के पास आता है हमारा मोबाइल, तब ये वोल्टेज क्या होता है, डाउन होता है। क्या होता है, डाउन होता है। जब हम थोड़ा सा नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो प्रेशर, जितना ज्यादा पावरफुल वोल्टेज मिलेगा वो उतने ज्यादा कैपेसिटर खींचेगा अपने तरफ। तो जैसे ही नेटवर्क से थोड़ा बाहर जाते तो प्रेशर इस आईसी को पड़ता है, सबसे ज्यादा एम्पियर, सबसे ज्यादा लोड इस आईसी को पड़ता है। सैमसंग में A20, A30, A50 में अगर कभी भी बीपीएस के लाइन में शॉर्टिंग आती है तो यही आईसी खराब होता सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये जैसे हम नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेटवर्क के पास आते हैं तो वोल्टेज कम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें 3 वोल्टेज होते हैं। ये रही वोल्टेज। मेन आरएफ की बात करते हैं तो मेन आरएफ में 1.8, 1.2, 1.0 यही वोल्टेज होते हैं मेन आरएफ। अब ये मेन आरएफ के जो वोल्टेज होते हैं वो कहां से होते हैं, पावर आईसी से। इसमें 3.7 यानी कि वोल्टेज नहीं होता। मेन आरएफ में कितना होता है, 1.8, 1.2। 2G आईसी में कितना होता है, 3.7, 1.8। 4G आईसी में कितना होता है, 3.7, 1.8 और एपीटी पावर वोल्टेज
क्या बोलोगे, एपीटी पावर वोल्टेज या बीपीए पावर वोल्टेज या आरएफ पावर वोल्टेज, ठीक है। तीनों नाम हो, ये 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर के पॉइंट पे मिलेगा 4G IC में, ठीक है। इसके बाद ये रही वोल्टेज की बात। अब ये मेन आरएफ का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रिसीवर, ये लाइन है। अब ये मेन आरएफ है, मैंने तो पूरा नहीं बनाया, पूरा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मेन मैंने चीजें लाइन बना दी है। एपीटी पर कितना वोल्टेज मिलेगा? एपीटी पे बनेगा 1.8 से लेके 4 4.5 5 तक जा सकता है, मतलब वो फिर नेटवर्क के हिसाब से आता जाता रहता है, वो कम ज्यादा वोल्टेज बनता रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिसीवर, क्या लिखा है, रिसीवर। रिसीवर, ठीक है, मतलब ये इसका सिग्नल क्या करता है, रिसीव करता है। ये सिग्नल क्या करता है, इन दोनों का रिसीव करता है। फिर लिखा है TRX, ट्रांस रिसीवर, ट्रांसफर मतलब, तो ये ट्रांसफर किसको करता है, CPU को करता है। जब ये IC ओके होता है तभी ये काम करता है, जब इन दोनों का सिग्नल ये अपने अंदर रिसीव कर लेता है कि ये 2G भी सही से काम कर रहा है, 4G भी सही से काम कर रहा है, तब जाके ये इसको CPU को दे देता है, तो वहां पे नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाता है। दोनों का सही होगा तभी आगे देगा। हाँ, खाली एक का नहीं देगा। नहीं, अगर एक का सही होगा तो एक, 2G का सही होगा तो 2G दे देगा, 4G का सही होगा तो 4G दे देगा। फिलहाल देखो 2G ऐसी अगर खराब है तो 4G नहीं चलने वाला, ध्यान दे। 2G ऐसी अगर खराब है तो 4G नहीं चलेगा, एक बार 4G ऐसी खराब होगा तो 2G चलेगा। क्या कारण से इसकी? क्योंकि इसकी जो एंटीना की लाइन होती है वो इसी से कनेक्टेड होती है, 2G से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो इसकी एंटीना की लाइन होती है 2G से भी कनेक्टेड हो। अब तो कुछ फोन में इसके लिए स्पेशल दिया गया है, हाँ सर, 2 वायर है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि कैसे क्या होता है। इसके बाद ये जो IC है, अब इसकी जरूरत मेन होता है। अब यहाँ पे दो, एक 5 नंबर और 6 नंबर पिन पे, 5 नंबर और 6 नंबर पिन पे एक RF डाटा और एक RF क्लॉक। देखो RF डाटा मैंने क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि डाटा और क्लॉक की लाइन हर जगह होती है, हर IC में डाटा और क्लॉक की लाइन मिल, जैसे कि यहाँ पे लाइट ऐसी देखो, वहां पे कहीं पे लिखा होगा SDI SCL, ठीक है, SDI और SCL यानी कि सीरियल डाटा क्लॉक, ठीक है, वो I2C का है। तो RF और क्लॉक की लाइन बहुत ICओ पे होता है, रिंगर IC पे होता है, आपका लाइट IC पे होता है, ग्राफिक IC, हर IC पे होता है। तो ये लाइन जो जानी जाती है, पहचानी जाती है, ये इसलिए इसके आगे क्या जोड़ दिया गया, RF। जहां पे RF जोड़ दिया जाता है वहां पे समझ जाओ कि नेटवर्क सेक्शन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे RFIC, RF 2G, RF 4G, ठीक है, मेन RF और RF डाटा, RF क्लॉक। तो ये 5 और 6 नंबर में RF क्लॉक, RF डाटा होता है जो CPU से होता है। भाई CPU को भी तो सिग्नल चाहिए हर IC का, भाई तू काम कर रहा है कि नहीं काम, क्योंकि कंट्रोल तो वही करता है, कंट्रोल तो चाबी तो उसी के पास है ना, CPU के पास। कंट्रोल तो इसको भी तो चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो मेरे पीछे, तो सारा कुछ सेंस करने के लिए CPU की एक लाइन तो चाहिए उसको, ठीक है। तो CPU के लिए RF क्लॉक और RF डाटा इन दोनों का सेम होता है, इनका और इनका दोनों क्या होता है, सेम लाइन होती है। अलग यहाँ से जो लाइन बनती है, 2 ही लाइन बनती है, RF क्लॉक, RF डाटा, फिर ये यहाँ से लाइन ट्रांसफर हो, ये लाइन यहाँ पे भी कनेक्टेड है सेम, और यहाँ पे भी कनेक्टेड। अगर यहाँ का मिसिंग होता तो यहाँ से जंपर दे सकते हो, यहाँ का मिसिंग हो तो यहाँ से जंपर दे सकते हो, ठीक, डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि इसका अलग अलग RF क्लॉक डाटा आता है। तो ये तो फिलहाल एक समझाने का एक तरीका, बाकी फॉल्ट बहुत सारे कुछ आते हैं, ठीक है, फॉल्ट बहुत कुछ इसमें आता है। सबसे बात करते हैं, जैसे आपका नो सर्विस आ जाता है, ठीक है। अब नो सर्विस में सबसे पहले आप क्या क्या चेक करते हो, सबसे पहले नेटवर्क के प्रॉब्लम में IMI नंबर चेक करना है, बेसबैंड चेक करना है, क्योंकि जब तक IMI बेसबैंड नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं आएगा, और बेसबैंड के अंदर ही IMI होता है, ठीक है। अगर ये सब कुछ ओके है तो देखो किस कंडीशन पे, सबसे पहले नेटवर्क पे जाओ, नेटवर्क सर्च करो, ठीक है, नेटवर्क सर्च करो। नेटवर्क सर्च करने पे, अगर सर्चिंग करने पे वहां पे लिस्ट बन रही है 4G 2G 3G,
इस तरह की लिस्ट अगर बन रहा है तो ये जो फॉल्ट होगा आपका 2GIC के वोल्टेज के कारण हो सकता है, या 2GIC खराब हो सकता है, या उसकी एंटीना की लाइन खराब हो सकती है, या तो 4GIC का 3.7 का वोल्टेज मिसिंग हो सकता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले इसका डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ सॉल्यूशन बनाने का तरीका। ठीक है, जिसको फोटो सर ये मेन आरएफ डब्ल्यूटीआर बेसमेंट एक ही है तो हाँ। डब्ल्यूटीआर क्यों बोलते अब यहाँ पे देखो WTR जो लगा होता है और SDR लगा होता है। जैसे मान लो ये CPU किसका है, MTK का। किसका है, MTK का। तो यहाँ पे ये MTK का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, MTK का हो जाएगा, मेन आरएफ। अगर ये CPU हो गया क्वालकॉम का, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा WTR और इसका दूसरा नाम SDR। WTR जब तक लग के आता, जब तक CPU MSM और SD के नाम से आता था। अब CPU M होता है, स्नैपड्रैगन आता है, इसको बोलते हैं SM के नाम से जितने भी CPU उनके साथ SDR लगा होता है। तो क्वालकॉम के CPU के साथ मेन आरएफ लगा होगा WTR के नाम से और SDR के नाम से। किसके नाम से लगा होगा, SDR के नाम से। ये डिपेंड करता है CPU पे। CPU जैसे यहाँ पे स्पीडी का होगा तो ये यहाँ पे स्पीडी का लग जाएगा, ठीक है। सैमसंग का होगा तो सैमसंग का S से स्टार्ट हो जाएगा, S से यहाँ पे मेन आरएफ। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं दिया, सिर्फ मेन आरएफ लिख दिया। यहाँ पे देखो 2G की जगह 2G लिख दिया, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। 2G 4G किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मीडियाटेक में भी लगा होता है और क्वालकॉम में भी लगा होता है, ये हर चीज में लगा होता है। आप मीडियाटेक के बोर्ड का 2G ऐसी 4G ऐसी उठा के उसमें लगा दो तो कम कर जाता है, ठीक है। पर मेन आरएफ डिपेंड करता है किस पे, CPU से, क्योंकि ये CPU को ही सिग्नल देता है। CPU इसको समझ सकता है, ये इसको CPU को समझ सकता है, दूसरे कंपनी का समझ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए इस पे डिपेंड करता है ये क्या लगा होगा। ध्यान दें, मीडियाटेक का अगर CPU होगा तो यहाँ मीडियाटेक का मेन आरएफ लगा होगा। सर मेन आरएफ बदल सकते हैं, और EMI नंबर आप बोल रहे मेन आरएफ में हो गए तो फिर EMI नंबर मैं देखो यहाँ पे मैं बेस, देखो अभी नेटवर्क में इतना नहीं, नेटवर्क में आपको बेस बैंड भी आता है। नेटवर्क में आप क्या आता है, बेस बैंड भी आता है। बेस बैंड अगर नहीं फोन के अंदर तो आप क्या क्या करोगे, हार्डवेयर पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे क्या करना है, ठीक है। वो बेस बैंड की फॉल्ट है। जब आपको बता जाएगा बेस बैंड की प्रॉब्लम, यानी कि बेस बैंड अगर नहीं काम कर रहा फोन के अंदर तो उसकी बात अलग होती है, वो बेस बैंड पे आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं जो नेटवर्क में फॉल्ट आते हैं, नो सर्विस। सबसे ज्यादा क्या फॉल्ट आता है, नो सर्विस। तो नो सर्विस का फॉल्ट है। अब ये डायग्राम सबके पास है, एक बार नीचे बैठना सकते ये डायग्राम बना लो, चाहे फोटो खींच लो। उंगा ब्लू लीजरी उंगा हो।